कारोबार की दुनिया में ना कई तरह की कंपनियां हैं। कुछ लोगों की अपनी, कुछ सरकार चलाती है और कुछ तो मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई है। हाँ बिल्कुल। आज हम इन्हीं पर थोड़ी बात करने वाले हैं। ये जो निजी, सरकारी और वैश्विक उद्यम होते हैं ना, इन पर हमारे पास जो जानकारी है वो इनका एक इंट्रोडक्शन जैसा है। कोशिश ये रहेगी कि इनके बीच का जो फर्क है, इनके जो लक्ष्य है और ये काम कैसे करते हैं, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें। तो करें शुरू? हाँ हाँ जरूर। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि कोई कंपनी किस कैटेगरी में आती है ना, उससे सिर्फ उसका काम करने का तरीका ही नहीं बदलता। अच्छा। बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर, नौकरियों पर और यहाँ तक कि हमें रोज कौन सी चीजें मिल रही हैं, कौन सी सेवाएं मिल रही हैं, उस पर भी गहरा असर पड़ता है। ये तो है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये एक तरह से इकोनॉमी का मैप समझने में मदद करता है। सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे कॉमन है, निजी क्षेत्र के उद्यम। प्राइवेट सेक्टर। हाँ, प्राइवेट। ये वो कंपनियां हैं जिनका मालिकाना हक और मैनेजमेंट, मतलब सब कुछ आम लोगों या उनके ग्रुप्स के पास होता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका तो सीधा फंडा है, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा। एकदम। जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब इसी में आती है ना? बिल्कुल। और ये जो प्रॉफिट का लक्ष्य है ना, यही चीज प्राइवेट सेक्टर को नई चीजें लाने, मतलब इनोवेशन करने, एफिशिएंसी बढ़ाने और बाजार में टिके रहने के लिए पुश करती है। कंपटीशन बहुत होता होगा? बहुत ज्यादा। कंपनियां कोशिश करती हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, अच्छी सर्विस दें, ताकि ग्राहक उन्हें चुने और उनका मुनाफा बढ़े। एक तरह की कभी ना रुकने वाली दौड़ है। रफ्तार और मुनाफा। लेकिन क्या इसका कोई कोई डाउनसाइड भी है, सिर्फ मुनाफे पर फोकस करने का? हाँ, ये बात भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से ना, जो सामाजिक मुद्दे हैं या जैसे पर्यावरण की चिंता है, वो पीछे छूट जाती हैं। हालांकि आजकल जमाना बदला है। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR वगैरह पे काफी जोर है, पर जो कोर मोटिवेशन है वो तो प्रॉफिट ही रहता है। तो ये बैलेंस बनाना एक चैलेंज है। बिल्कुल। यही संतुलन साधना प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये अहम बात है। अच्छा, अब आते हैं पब्लिक सेक्टर पर। सरकारी उद्यम। ये वो हैं जिनका मालिक और कंट्रोलर सरकार होती है। यहाँ सीन थोड़ा अलग है ना? हाँ, यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ फोकस होता है जनता की सेवा करना, पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण। सरकार के लिए ये सिर्फ कंपनियां नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के टूल हैं। भले ही रफ्तार प्राइवेट जितनी ना हो। हाँ, रफ्तार शायद उतनी तेज ना हो, लेकिन इनका फोकस अलग है। पब्लिक सेक्टर अक्सर वो जरूरी सेवाएं देता है जहां शायद प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाने से हिचकिचाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां फायदा कम हो या रिस्क ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए बहुत दूर दराज के गांव में बिजली पहुंचाना है। हाँ, वहाँ शायद प्राइवेट कंपनी को मुनाफा न दिखे। बिल्कुल। या सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देना, या फिर देश के लिए जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें आत्मनिर्भरता बनाए रखना। अच्छा। अब सरकार इन उद्यमों को चलाने के लिए भी अलग-अलग स्ट्रक्चर यूज करती है। इसके बेसिकली 3 मेन फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। 3 तरह के? हाँ, और हर फॉर्मेट के पीछे कुछ खास एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल वजह होती हैं। मतलब सरकार कंट्रोल और काम करने की आजादी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। ओके, तो पहला वाला कौन सा है? पहला है विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे भारतीय रेलवे या अपना डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस। अच्छा। ये सीधे सरकार के किसी मंत्रालय, मिनिस्ट्री का हिस्सा होते हैं और उन्हीं के जरिए चलाए जाते हैं। इनकी कोई अलग लीगल पहचान नहीं होती, ये सरकार का ही एक हाथ माने जाते हैं। तो इन पर सरकारी नियम कायदे पूरे लागू होते होंगे? हाँ बिल्कुल। इनका बजट भी सरकारी बजट से ही आता है और जो भी कमाई होती है वो सरकारी खजाने में जाती है। यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन फिर काम करने में थोड़ी दिक्कतें आती होंगी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम? हाँ, वो थोड़ी कम होती है। ये फॉर्मेट अक्सर उन सर्विसेज के लिए ठीक रहता है जो देश के लिए बहुत जरूरी हैं और जिन पर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल जरूरी समझा जाता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट? दूसरा है सांविधिक निगम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये क्या होता है? ये संसद या राज्य की विधानसभा में एक स्पेशल कानून पास करके बनाए जाते हैं, एक एक्ट के तहत। अच्छा, कोई एक्ट पास होता है इनके लिए? हाँ, और उसी एक्ट में इनके उद्देश्य, इनके अधिकार, इनके काम करने का तरीका सब तय होता है। जैसे अपनी LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम, या RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका सरकार से अलग अपना एक लीगल वजूद होता है। तो इनको डिपार्टमेंट वालों से ज्यादा आजादी मिलती होगी? हाँ बिल्कुल। अपने फैसले लेने में, अपना पैसा मैनेज करने में इनको ज्यादा ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता मिलती है। ये सरकारी रूल से कुछ हद तक फ्री होते हैं,
जिससे ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर पाते हैं। सरकार का रोल फिर क्या रहता है? सरकार इनमें पैसा लगाती है, पॉलिसी डायरेक्शन देती है, लेकिन इनके रोजमर्रा के कामों में सीधा दखल थोड़ा कम होता है। ये अक्सर उन सेक्टर्स में बनाए जाते हैं जहां बिजनेस के तरीकों के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना जरूरी हो। ठीक है। और तीसरा टाइप? तीसरा है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ये तो नाम से ही लग रहा है। हाँ, ये कंपनियां कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है। अच्छा, नॉर्मल कंपनी की तरह? बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें कम से कम 51% हिस्सेदारी, मतलब ओनरशिप, सरकार की होती है। 51% या उससे ज्यादा? हाँ, वो केंद्र सरकार की हो सकती है या किसी राज्य सरकार की, या दोनों की मिलाकर। जैसे BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या सेल या ONGC, ये सब गवर्नमेंट कंपनियां हैं। तो ये तो फिर काफी हद तक प्राइवेट कंपनियों जैसे ही काम करती होंगे। काफी हद तक, हाँ। इनको बाजार में दूसरी कंपनियों से कंपटीशन करना होता है, इसलिए इनको मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस में काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। अपने फैसले खुद ले सकती हैं। हाँ, अपने फैसले ले सकती हैं, अपना पैसा खुद जुटा सकती हैं। सरकार का कंट्रोल मुख्य रूप से शेयर होल्डर के तौर पर होता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने लोग अपॉइंट करती है। ये मॉडल उन एरिया के लिए सही है जहां कंपनी को एकदम प्रोफेशनल तरीके से कंपटीशन में रहकर काम करना होता है। तो मतलब सरकार बड़ा सोच समझकर चुनती है कि किस काम के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फिट बैठेगा, कंट्रोल कितना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी, काम कैसा है, ये सब देखकर। बिल्कुल। अगर देश की सुरक्षा या बहुत जरूरी सेवा का मामला है तो शायद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ठीक लगे। जहां बाजार में मुकाबला करना है, वहां शायद सरकारी कंपनी का मॉडल बेहतर हो। ये तो हुई पब्लिक सेक्टर के स्ट्रक्चर की बात, पर क्या इसकी भूमिका, इसका रोल हमेशा से ऐसा ही रहा है? मैंने सुना है कि पहले इसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा था। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। एक जमाना था, खासकर आजादी के बाद जो शुरू के दशक थे, जब भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था। तब पब्लिक सेक्टर को इकोनॉमी की कमांडिंग हाइट्स, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, उनको संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे कौन से क्षेत्र? अरे, भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, आप नाम लीजिए। लगभग हर बड़े सेक्टर में सरकारी कंपनियों का दबदबा था। मकसद क्या था इसके पीछे? मकसद था देश का तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, आत्मनिर्भर बनना और देश के अलग अलग हिस्सों का संतुलित विकास करना। लेकिन फिर 1991 में कहानी बदली, लिबरलाइजेशन आया। हाँ, 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ और उसके बाद तस्वीर काफी बदलने लगी। एक शब्द बहुत सुनने में आया, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या था? ठीक ठीक। विनिवेश का सीधा सीधा मतलब है सरकारी कंपनियों में सरकार का जो हिस्सा है, जो शेयर है, उसे कम करना या बेच देना। अच्छा। 1991 के बाद जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला, तो ये महसूस किया गया कि कई सेक्टर्स में सरकारी कंपनियां उतनी एफिशिएंट नहीं हैं, उतना मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं जितनी प्राइवेट कंपनियां कमा सकती हैं। क्यों नहीं कमा पा रही थी? कई कारण थे। उन पर नौकरशाही का बोझ ज्यादा था, फैसले लेने में बहुत देर लगती थी और कई कंपनियां तो लगातार घाटे में चल रही थी। जिसका बोझ सरकार पे पड़ता था। बिल्कुल, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा था। तो सरकार ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। हाँ, इसके पीछे भी कई लॉजिक थे। एक तो जो कंपनियां लगातार घाटे में हैं, उनसे छुटकारा पाना। दूसरा, शेयर बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे कहीं और विकास के काम में लगाना या कर्ज चुकाना। तीसरा, उन कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और मैनेजमेंट का तरीका लाना। और चौथा, उन सेक्टर से धीरे धीरे हटना जहां प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर सकता है, ताकि सरकार अपना ध्यान गवर्नेंस और जरूरी पब्लिक सर्विसेज पे ज्यादा लगा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर का रोल सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने से हटकर अब कामकाज में कुशलता, मुनाफा कमाने और बाजार में टिके रहने पर भी आ गया। एग्जैक्टली। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पब्लिक सेक्टर से भी अब उम्मीद की जाने लगी कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरह परफॉर्म करे। इससे प्राइवेट सेक्टर के लिए नए दरवाजे खुले, इकोनॉमी में उनकी भागीदारी बढ़ी। जैसे टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयरलाइंस, ये कई सेक्टर जो पहले लगभग पूरी तरह सरकार के लिए रिजर्व थे, वो प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए गए। लेकिन इससे वो पुरानी बहस तेज हो गई होगी, एफिशिएंसी जरूरी है या सोशल वेलफेयर? हाँ, वो बहस तो आज भी चलती है। एक तरफ सरकारी कंपनियों से उम्मीद होती है कि वो सामाजिक लक्ष्य पूरे करें, जैसे दूर के इलाकों में सर्विस दें या नौकरियां दें, भले ही थोड़ा आर्थिक नुकसान हो। दूसरी तरफ उन पर प्रेशर भी है कि भाई फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़े हों, एफिशिएंट बनो। इन दोनों उम्मीदों में बैलेंस बनाना पब्लिक सेक्टर के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है और विनिवेश ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। सही कहा।
चलिए अब उन कंपनियों की ओर चलते हैं जिनकी दुनिया किसी एक देश तक ही नहीं है, ग्लोबल एंटरप्राइज या मल्टीनेशनल कंपनियां, MNCs। हाँ, MNCs। ये नाम तो हम सब रोज सुनते हैं। ये क्या होती हैं बिल्कुल ठीक से? ये वो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका बिजनेस एक से ज्यादा देशों में फैला होता है। इनका हेडक्वार्टर तो किसी एक देश में होता है, जिसे होम कंट्री कहते हैं, लेकिन इनकी फैक्ट्री, इनके ऑफिस, इनका मार्केट वो दुनिया भर के कई देशों में यानी होस्ट कंट्रीज में फैले होते हैं। इनकी क्या खास पहचान होती है? मतलब कैसे पहचाने कि ये MNC है? यहाँ दिलचस्प बात यह है, इनकी कई खास बातें हैं। पहली, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। पैसा, टेक्नोलॉजी, ये बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अच्छा। दूसरी, ये अक्सर अपनी इंडस्ट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब R&D पर काफी पैसा खर्च करती हैं। तीसरी, इनके जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते हैं वो आमतौर पर ग्लोबल स्टैंडर्ड के होते हैं, क्योंकि इन्हें अलग अलग देशों के कड़े नियमों और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। और चौथी, इनका मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल होता है। ये दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को ट्रैक करती हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? कोका कोला, पेप्सी, सैमसंग, एप्पल, गूगल, नेस्ले, यूनिलीवर, लिस्ट तो बहुत लंबी है। बिल्कुल। और ये कंपनियां जिस देश में जाती हैं वहां सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं लाती, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाती हैं, नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, मैनेजमेंट के नए तरीके लाती हैं, नौकरियां भी पैदा करती हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, फायदे तो हैं, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं। जैसे ये कि ये इतनी बड़ी होती हैं कि वहां की जो छोटी लोकल कंपनियां हैं उनके लिए बहुत मुश्किल कंपटीशन खड़ा कर देती हैं। कई बार वो बेचारी टिकी नहीं पाती। कभी कभी इन पर यह आरोप भी लगता है कि ये मुनाफा कमाकर सारा पैसा वापस अपने होम कंट्री भेज देती हैं और होस्ट कंट्री के हितों का उतना ध्यान नहीं रखती। अच्छा। और क्योंकि ये इतनी बनी और पावरफुल होती हैं तो कई बार ये होस्ट कंट्री की पॉलिसीज को भी अपनी फेवर में करने की कोशिश कर सकती हैं। तो किसी देश पर MNC का असर जो है वो मिला जुला हो सकता है। यानी फायदे भी हैं और चिंताएं भी हैं। समझी। अब एक और इंटरेस्टिंग मॉडल है संयुक्त उद्यम, जॉइंट वेंचर या JV। ये क्या चीज है? जॉइंट वेंचर, जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपनियां, जो देश की भी हो सकती हैं और विदेशी भी। हाँ, कोई भी हो सकती हैं, वो किसी खास मकसद के लिए साथ आती हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है या किसी नए मार्केट में एंट्री करनी है, तो वो मिलकर एक नई कंपनी बना लेती हैं। जरूरी नहीं कि नई कंपनी ही बनाएं, वो एक खास प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप भी कर सकती हैं। खास बात यह है कि जो कंपनियां साथ आ रही हैं वो अपनी अलग पहचान बनाए रखती हैं, लेकिन उस खास प्रोजेक्ट पर वो मिलकर काम करती हैं। तो वो अपने रिसोर्सेज शेयर करती होंगी, जैसे पैसा, टेक्नोलॉजी। हाँ, बिल्कुल। जो पार्टनर्स हैं वो अपनी पूंजी, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मार्केट तक पहुंच, ये सब शेयर करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? ये बेसिकली रिस्क और रिवॉर्ड को शेयर करने का तरीका है। ये तब बहुत काम आता है जब कोई एक कंपनी अकेले किसी बड़े प्रोजेक्ट का बोझ नहीं उठा सकती या उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो दूसरी कंपनी के पास है, जैसे कोई खास टेक्नोलॉजी या किसी देश के मार्केट की समझ। भारत में इसका कोई फेमस एग्जाम्पल है? सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी। ओह हाँ। ये भारत सरकार की कंपनी थी, मारुति उद्योग लिमिटेड, और जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, इनके बीच एक जॉइंट वेंचर के तौर पर शुरू हुई थी। सुजुकी अपनी छोटी कार बनाने की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज लेकर आई और मारुति के पास भारत सरकार का सपोर्ट और लोकल मार्केट की समझ थी। और इसने तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी थी। हाँ बिल्कुल। इस JV ने भारत में आम आदमी के लिए कार का सपना सच किया। बाद में बेशक इसकी ओनरशिप बदली, पर शुरुआत एक बहुत ही सफल JV के तौर पर हुई। तो एक JV की सक्सेस किस बात पर डिपेंड करती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। देखिए, सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है पार्टनर्स के बीच आपसी भरोसा, ट्रस्ट। उनके उद्देश्य क्लियर होने चाहिए कि वो साथ क्यों आए हैं, और उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर पार्टनर्स के लक्ष्य अलग अलग हों या एक दूसरे पर भरोसा ना हो तो फिर JV का चलना मुश्किल हो जाता है। और ये भी जरूरी होगा कि दोनों पार्टनर कुछ अलग अलग लाएं टेबल पर। हाँ बिल्कुल, दोनों पार्टनर एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हों और मिलकर ज्यादा मजबूत बनते हों। ठीक है। और अब आखिर में एक और मॉडल जो आजकल काफी सुनने में आता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या PPP। हाँ, PPP। ये JV से कैसे अलग है? PPP जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक तरफ सरकार या कोई सरकारी एजेंसी होती है
और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां होती हैं। ये आमतौर पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स जिन्हें बनाने और चलाने में बहुत ज्यादा पैसा और खास तरह की टेक्निकल या मैनेजमेंट स्किल चाहिए होती है। जैसे कि सड़कें बनाना, पुल बनाना, एयरपोर्ट्स। बिल्कुल, हाईवे बनाना और उनका मेंटेनेंस करना, नए एयरपोर्ट बनाना और उन्हें ऑपरेट करना, पावर प्लांट लगाना, वाटर सप्लाई या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, ये सब पीपीपी के तहत किए जा सकते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें सरकार अक्सर जमीन देती है या नियम कानूनों में मदद करती है और प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है, प्रोजेक्ट को डिजाइन करती है, बनाती है और फिर कुछ सालों तक उसे चलाती भी है, ऑपरेट करती है। तो ये जेवी से इस मायने में अलग हुआ कि इसमें एक पार्टनर हमेशा सरकार होती है। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। और दूसरा बड़ा फर्क मकसद का है। जेवी का मकसद आमतौर पर बिजनेस प्रॉफिट कमाना होता है। पीपीपी में भी प्राइवेट कंपनी मुनाफा कमाती है, जैसे टोल वसूल कर या सरकार से पेमेंट लेकर। लेकिन प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य होता है वो पब्लिक सर्विस या पब्लिक फैसिलिटी देना होता है। सरकार ये देखती है कि प्रोजेक्ट से जनता का भला हो। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों पार्टियों के बीच पहले से तय शर्तों के हिसाब से बांटे जाते हैं। तो ये एक तरह से सरकार के सामाजिक लक्ष्यों और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और पैसे को एक साथ लाने का तरीका है। एकदम सही। सरकार को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी पैसा और एक्सपर्टीज मिल जाती है और प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का मौका। लेकिन ये हमेशा सफल होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पीपीपी की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि एग्रीमेंट कितना क्लियर है, रिस्क का बंटवारा कितना सही हुआ है और दोनों पार्टनर कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कई बार पीपीपी प्रोजेक्ट्स विवादों में भी फंस जाते हैं अगर इन चीजों का ध्यान न रखा जाए। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो क्या कहेंगे? हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का जोर मुनाफे और रफ्तार पर है। पब्लिक सेक्टर का ध्यान जनता के कल्याण पर, जिसके लिए वो अलग अलग रूपों में काम करता है, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी, कंपनी। हालांकि अब उस पर एफिशिएंसी का दबाव भी है। हाँ। और ग्लोबल कंपनियां, एमएनसीज, वो दुनिया भर में बिजनेस, पैसा और टेक्नोलॉजी फैलाती हैं। और वहीं जॉइंट वेंचर और पीपीपी जैसे जो मिले जुले मॉडल हैं, वो अलग अलग ताकतों को साथ लाकर बड़े और मुश्किल काम मुमकिन बनाते हैं। जरूरी बात यह है कि आज की दुनिया में ये सारे मॉडल एक साथ मौजूद हैं। और जरूरी भी है। हाँ, एक मॉडर्न इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी भी हैं। कोई एक मॉडल हर काम के लिए फिट नहीं बैठता, बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक की तरह काम करते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आई वो ये कि इनके बीच की जो लाइनें हैं ना, वो थोड़ी धुंधली हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम देख रहे हैं कि कई सरकारी कंपनियां अब शेयर बाजार में लिस्ट हो रही हैं। वो प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट टेक्निक्स अपना रही हैं, प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। और दूसरी तरफ बहुत सी प्राइवेट कंपनियां अब सिर्फ प्रॉफिट की नहीं सोचती, वो सीएसआर के तहत समाज के लिए, पर्यावरण के लिए भी काम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन पर ग्राहकों का, समाज का दबाव है और उन्हें भी लगता है कि लंबे समय तक टिके रहना है तो ये सब करना जरूरी है। तो ये जो प्योर प्राइवेट या प्योर पब्लिक वाला आइडिया था, वो शायद अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा। ऐसा लगता तो है। भविष्य शायद और ज्यादा मिले जुले हाइब्रिड मॉडलों का हो सकता है, जहां प्रॉफिट के साथ साथ सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स का भी ध्यान रखा जाए। सिर्फ प्राइवेट या पब्लिक के खांचे में बांटना शायद काफी ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, खासकर डिजिटल दुनिया, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं, पर्यावरण की चिंताएं बढ़ रही हैं, तो क्या हमें आने वाले टाइम में बिजनेस करने के और भी नए, एकदम अलग तरह के मॉडल देखने को मिलेंगे? क्या ये जो पारंपरिक क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल, ये भविष्य में भी उतने ही मायने रखेगा, या हम